So today we'll have a look on the matrices and determinants. अव्यूह और सारणिक, इनके बारे में परिचयात्मक जानकारी लेंगे। मैट्रिक्स समीकरणों को हल करने के लिए विकसित किया गया एक तरीका है। And matrix is a device to resolve or to solve the equations having n number of variables. हम ये जानते हैं कि किसी एक इक्वेशन में जितने वेरिएबल होते हैं उतने इक्वेशंस हमको चाहिए होते हैं अगर हम सभी वेरिएबल्स की वैल्यू यदि हम वेरिएबल्स की वैल्यू प्राप्त करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हमारे पास x, y, z 3 वेरिएबल या चर हैं और 2 ही समीकरण हैं, तो फिर x, y और z की वैल्यू प्राप्त करना संभव नहीं होगा। अर्थात इफ वी हैव से a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स k1, a2x plus b2y plus c2z equals k2. If we have only 2 equations, then we cannot solve these for the values of x, y and z. But if we have a3x plus b3y plus c3z equals k3, then this equation can be solved. अब this set of equation, समीकरणों का ये जो एक सेट है, इसको मैट्रिक्स के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 x y z equals k1 k2 k3। अब ये एक मैट्रिक्स है, ये एक दूसरी मैट्रिक्स है। इन दो मैट्रिक्स का गुणनफल प्रोडक्ट इस तीसरी मैट्रिक्स के बराबर है। जब दो मैट्रिसेस इक्वल होती हैं तो उनके एलिमेंट टू एलिमेंट मैच करना चाहिए। अर्थात हम अगर यहां पर देखें कि हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ए बी सी डी, एक ये मैट्रिक्स है और दूसरी मैट्रिक्स है पी क्यू आर एस। अगर ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं, इफ ए बी सी डी इज इक्वल टू पी क्यू आर एस, देन ए इक्वल्स पी, बी इक्वल्स क्यू, सी इक्वल्स आर, डी इक्वल्स एस। ये होना जरूरी है। नाउ अब इन समीकरणों को मैट्रिक्स के रूप में रखने के साथ हमको यहां ये दिखाई दे रहा है कि मैट्रिक्स कई अलग अलग स्वरूप की हो सकती है। तो हम इनका गुणनफल गुणा कैसे होता है, हाउ द मैट्रिसेस आर मल्टीप्लाइड, इन विषयों को बाद में चर्चा करेंगे। अभी ये देखें कि मैट्रिक्स या मैट्रिसेस अव्यूह कितने प्रकार के होते हैं।
If a matrix A is equal to A1, A2, A3, AN, तो इसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं, पंक्ति आव्यूह। इसमें केवल एक पंक्ति है। अगर कोई मैट्रिक्स A1, A2, A3 डॉट 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 AN इस प्रकार की है तो इसे हम कॉलम मैट्रिक्स या स्तंभ आव्यूह कहते हैं। अभी जब हम समीकरणों को मैट्रिक्स के रूप में रख रहे थे तो वहां पर दो कॉलम मैट्रिक्स आपको दिखाई दी। एक कॉलम मैट्रिक्स वेरिएबल्स की थी और दूसरी कॉलम मैट्रिक्स कांस्टेंट्स की थी। एक्स वाई जेड जो कॉलम मैट्रिक्स थी वो वेरिएबल्स की मैट्रिक्स थी और K1, K2, K3 वो कांस्टेंट्स की थी। अगर कोई मैट्रिक्स A, B, C, A1, B1, C1, A2, B2, C2 इस तरह से है या A1, B1, A2, B2, A3, B3 इस तरह से है तो इनको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या आयत आव्यूह कहते हैं। हम जानते हैं रेक्टेंगल या आयत की विशेषता यह होती है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होती। उसी संकल्पना के आधार पर बेसिंग ऑन दैट कॉन्सेप्ट जिन आव्यूहों में मैट्रिसेस में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं होते उनको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या आयत आव्यूह कहते हैं। ठीक है। अब मैट्रिक्स का क्रम, ऑर्डर, तो जैसे सी मैट्रिक्स है, ये सी मैट्रिक्स 2x3 2x3 क्रम की है, अर्थात पहला जो संख्या है यह पंक्तियों रोज को दिखाती है और दूसरी संख्या स्तंभों या कॉलम्स को दिखाती है। तो इसमें दो पंक्तियां हैं लेकिन 3 स्तंभ है। और ये जो मैट्रिक्स है ये 3x2 की है, इसमें 3 रोज है और 2 कॉलम्स है। नाउ वर्ग अव्यूह या स्क्वायर मैट्रिक्स, तो कोई मैट्रिक्स A11, A12, A1n, A21, A22, A2n,
AN1 अब इन पदों के साथ जो ये सफिक्स लगे हैं, तो पहला सफिक्स पंक्ति को और दूसरा कॉलम को दिखाता है। A11 का अर्थ है पहली पंक्ति और पहली पंक्ति और पहले कॉलम का सदस्य। A12 का अर्थ है पहली पंक्ति किंतु दूसरे कॉलम का सदस्य, यानी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो बट सेकेंड कॉलम। A1n का अर्थ है एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो बट nth कॉलम। और इस मैट्रिक्स A में हम देखते हैं कि n कॉलम्स हैं, दूसरी तरफ देख रहे हैं कि रोज का नंबर भी n है, क्योंकि जो लास्ट रो है वो AN1 AN2 से स्टार्ट होकर ANn पर जाती है। लास्ट एलिमेंट nth रो और nth कॉलम का है, nवीं पंक्ति और nवें स्तंभ का है। तो इस मैट्रिक्स को n क्रॉस n, चूंकि ऐसी आव्यूह में पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, तो ये एक वर्ग या स्क्वायर के कॉन्सेप्ट से मेल खाते हैं। लंबाई चौड़ाई बराबर है, इसलिए इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। इसके पहले जब हमने छोटे छोटे कुछ मैट्रिक्स कुछ बातें बताने के लिए बनाए थे, तो उसमें एक छोटा मैट्रिक्स 2x2 का था ABCD, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। उसकी बराबरी हमने एक छोटे मैट्रिक्स से की थी PQRS, वो भी 2x2 का मैट्रिक्स था, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या स्तंभों के बराबर होती है। संकेत रूप में अब किसी मैट्रिक्स को A इक्वल्स AIJ मैट्रिक्स के सिंबल के अंतर्गत इसको बनाया है, where I is equal to 1 2 dash dash n, J equals to 1 2 dash dash n, means I जो कि रोज पंक्तियों को दिखा रहा है, तो पंक्तियों की संख्या n तक है, और J जो कि स्तंभों को दिखा रहा है, स्तंभों की संख्या भी n तक है। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम संकेत रूप में इस तरह लिख सकते हैं। इसी प्रकार एक आयत आव्यूह को, जैसे कि ये आव्यूह है 3x2 का, इस आव्यूह को हम संकेत रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं कि A इक्वल्स AIJ I is equal to 1 2 3, J equals 1 2। नाउ अब मैट्रिसेस में या मैथमेटिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स का सर्वाधिक उपयोग होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का सर्वाधिक उपयोग इस कारण होता है क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक सारणिक में बदल सकते हैं, और एक सारणिक का निश्चित मान होता है। The square matrix are most used in mathematics because a square matrix, only a square matrix can be converted into a determinant, and a determinant has a fixed value. And therefore, we can have different type of square matrices defined and known by the virtues of them. हमारे पास अनेक प्रकार की वर्ग अवयव होते हैं जिनको उनकी गुणधर्मिता के आधार पर नामकरण भी किया जाता है
और उनको परिभाषित भी किया जाता है। उदाहरण के लिए इफ a इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऐसा ही 4 क्रॉस 4 का हो सकता है, n क्रॉस n का हो सकता है। से b इज इक्वल टू 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 n क्रॉस n, n रोज हैं और n कॉलम्स हैं। तो ये सभी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाते हैं और इनको कैपिटल I से दिखाया जाता है। एकल अवयव अर्थात that square matrix which has 1 as the diagonal element and all other elements are 0, known as identity matrix. वे वर्ग अवयव जिनके विकर्ण पद 1 हो, बाकी सभी पद 0 हो, वे एकल अवयव या इकाई अवयव, क्षमा कीजिएगा, वे इकाई अवयव कहलाते हैं। एकल अवयव नहीं कहलाते, इकाई अवयव कहलाते हैं। विकर्ण या डायगोनल हम जानते हैं कि किसी भी वर्ग के दो म्यूचुअली अपोजिट कॉर्नर्स को मिलाने वाली लाइन को हम विकर्ण या डायगोनल कहते हैं। परस्पर विपरीत जो कोने हैं उनको मिलाने वाली रेखा को डायगोनल कहते हैं। तो यहां भी ये जो एक आप देखेंगे कि एक पट्टी बन रही है, ये इस कॉर्नर और इस कॉर्नर को कनेक्ट कर रही है, तो इसलिए इसको डायगोनल कहते हैं। और यहां से आपको ध्यान में आएगा कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स में एक डायगोनल बनता है और उस डायगोनल में जो एलिमेंट्स आते हैं, जो पद आते हैं, उनको डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। यदि डायगोनल के सभी एलिमेंट 1 हो, रेस्ट ऑफ अदर एलिमेंट्स आर 0, अन्य सभी 0 हो, तो वह मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इकाई अवयव कहलाता है। उदाहरण आपके सामने है। नाउ स्केलर मैट्रिक्स, अचर अवयव। स्केलर मैट्रिक्स या अचर अवयव वह अवयव होता है जिसके डायगोनल के सभी एलिमेंट कोई ना कोई संख्या है, क्षमा कीजिए, जिसके डायगोनल के सभी एलिमेंट बराबर हैं किंतु 1 नहीं है। सभी जो पद हैं वे आपस में बराबर हैं परंतु इकाई या 1 नहीं है और शेष सभी 0 है। उदाहरण के लिए, इफ मैट्रिक्स A is say 3 0 0 0 0 3 0 n क्रॉस n मैट्रिक्स है और इसके सभी एलिमेंट 3 है। डायगोनल में केवल एलिमेंट से बाकी सब 0 हैं और डायगोनल के सभी एलिमेंट 3 हैं। तो ये जो ए मैट्रिक्स है ये स्केलर या अचर अवयव कहलाता है। स्केलर मैट्रिक्स या अचर अवयव। इसका कारण ये है
कि अगर इस मैट्रिक्स का सारणिक बनाए, डिटर्मिनेंट बनाए, तो उस डिटर्मिनेंट के सभी जो पद हैं का एक निश्चित मान आएगा, ठीक है। और दूसरा कारण इसको स्केलर कहने का यह है कि जो मैट्रिक्स के गुण बताते समय ज्यादा आपको पक्का होगा कि इस मैट्रिक्स को, स्केलर मैट्रिक्स को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 1 0 0 0 0 1 0 n cross n, and which is equal to 3 into I, or which is equal to 3, because I, determinant I is equal to 1. तो उसी तरह इसका अगर डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो उसका मान 3 आएगा, ठीक। तो इसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब यदि किसी मैट्रिक्स के सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स हों, बाकी सब 0 हों, लेकिन डायगोनल के एलिमेंट आपस में बराबर न हो, उदाहरण के लिए इसी में परिवर्तन कर दें, या 5 है, यहां मान लीजिए कि 1 है, यानी डायगोनल के एलिमेंट्स तो हैं, डायगोनल में कुछ न कुछ संख्याएं हैं, बाकी सब कोई संख्या नहीं है, बाकी सब 0 है, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं है, तो फिर ये मैट्रिक्स हो जाएगी डायगोनल मैट्रिक्स या विकर्ण आव्यूह। अब सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स सममित अर्थात वे स्क्वायर मैट्रिक्स जिनको अगर डायगोनल से रोटेट कर दे तो मैट्रिक्स में कोई चेंज ना आए, से A इक्वल्स जीरो 1 2 1 0 2 2 0 0 1 2 1 0 2 2। अब डायगोनल में सभी 0 हैं, अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो ये 1 यहां आ जाएगा और ये 1 यहां चला जाएगा, ये 2 वहां जाएगा, यानी ये 2 यहां पहुंच जाएगा और ये वाला 2 यहां वापस आ जाएगा, ये 2 यहां जाएगा, ये 2 यहां आएगा, तो मैट्रिक्स एज इट इज रहेगी। इसको हम संकेत रूप में ऐसे बताते हैं, ए आई जे
is a symmetric matrix if Aij is equal to Abi, अर्थात एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सममित आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसके स्तंभों को पंक्तियों से और पंक्तियों को स्तंभों से बदल दे तो आव्यूह के मान पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। आव्यूह मान क्या, आव्यूह की रचना पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। यानी इफ द कॉलम्स एंड रोज आर इंटरचेंज्ड द स्ट्रक्चर ऑफ मैट्रिक्स रिमेन्स द सेम। स्क्यू सिमेट्रिक विषममित आव्यूह, विषममित आव्यूह उस आव्यूह को कहते हैं जिसके रोज और कॉलम को इंटरचेंज करने पर एलिमेंट्स की न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम रहती है लेकिन उनके साइन परस्पर अपोजिट होते हैं। उदाहरण के लिए, इफ अ मैट्रिक्स A is equal to say 0 3 5 minus 3 0 7 minus 5 minus 7 0, so if this matrix is rotated along the diagonal, the elements change their sign. यानी विकर्ण के सहारे से यदि इसको घूर्णन करें तो पदों के संख्यात्मक मान तो वही रहेंगे लेकिन उनके चिन्ह बदल जाते हैं। और फिर इसलिए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम इस तरह बताते हैं कि इफ Aij is equal to minus Aj, then the matrix is skew symmetric. तो ये रहे अवयवों के कुछ प्रकार। Now we shall have a look on the some properties of matrices. अवयवों के कुछ गुणों पर ध्यान देंगे। सबसे पहली बात कि किसी आव्यूह की पंक्तियों या स्तंभों को आपस में बदलने से आव्यूह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैट्रिसेस आर नॉट impacted by the interchange of rows or columns. Say, matrix A, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 is equal to A21, A22, A23, A11, A12, A13, A31, A32, A33। इस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को इसमें सेकंड बना दिया गया है और इसके सेकंड रो को इसमें फर्स्ट बना दिया गया है, पर दोनों ही मैट्रिक्स समान है। और इसकी वजह यह है कि मैट्रिक्स के फॉर्म में जब कोई स्ट्रक्चर है, कोई अरेंजमेंट है, तो उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। मैट्रिक्स इज सिंपली अ वे टू अरेंज द थिंग्स। और इसलिए या आप इसको ऐसे समझ लें कि अगर तीन समीकरणों के गुणांकों की जगह रखा है तो हम तीन समीकरणों के सेट में अगर पहले समीकरण को दूसरे पे और दूसरे को पहले नंबर पर रख दे तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसलिए यह जो इसमें R1 इंटरचेंज्ड विद R2, इसी तरह अगर हम C1 को C2 के साथ इंटरचेंज कर दें या C2 को C3 के साथ कर दें तो भी मैट्रिक्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नाउ if a matrix is multiplied by a scalar,
a constant, then that constant is multiplied to all the elements of matrix. Say, if we have a matrix A equals A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, so K, which is a constant, into A is equal to K into A11, and this is equal to KA11, KA12, KA13, KA21, यानी हर एलिमेंट में बारी बारी से के को मल्टीप्लाई करना होगा. ठीक है. नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स. दो अवयवों के बीच गुणा तभी संभव है जब पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो. इफ ए इज अ मैट्रिक्स Aij 2 into 3, B is another matrix Bij 3 into 2, तो A into B पॉसिबल है, क्योंकि A के स्तंभों की संख्या 3 है और B के पंक्तियों की संख्या 3 है. अब A और B का गुणा करने से अगर C, मान लें कि नया मैट्रिक्स जो बनता है वो C है, तो A into B is equal to, if C, then C is 2 cross 2. A into B अगर मैट्रिक्स C के बराबर है तो C मैट्रिक्स 2 by 2 का होगा, अर्थात मैट्रिक्स C में 2 कॉलम और 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ होंगे. परंतु अगर हम B into A करें तो इसका भी गुणनफल होगा, लेकिन वो C ना होकर एक दूसरा मैट्रिक्स D बनेगा और जिसका आकार 3 by 3 का होगा. इसमें B by A में आप देखें तो B में 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं, और A में 2 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ हैं. तो 3 गुणे 2 और 2 गुणे 3 का जब गुणा होगा तो 3 गुणे 3 का मैट्रिक्स आएगा. जबकि पहले A इंटू बी C 2 क्रॉस 2 क्यों है? क्योंकि 2 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 2 का जब गुणा हुआ तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बचेगा. इसलिए A इंटू बी इंटू ए के बराबर हो ये जरूरी नहीं होता है. नंबर 1. इससे भी ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि अगर ए और बी का गुणा संभव है तो आवश्यक नहीं कि बी और ए का प्रोडक्ट भी पॉसिबल हो, बी और ए का गुणा भी पॉसिबल हो.
उदाहरण के लिए if we have a matrix Aij, say 3 into 4, और दूसरी मैट्रिक्स है Bij 4 into 2, तो A into B ये तो डिफाइन हो जाएगा, और A into B अगर हम इसको C माने तो ये हो जाएगा 3 into 2 ऑर्डर का, लेकिन B into A ये नॉट डिफाइंड, क्योंकि फोर इंटू 5 जो कि बी का ऑर्डर है और ए का ऑर्डर है 3 into 4। अब इस व्यवस्था में पहले इस मैट्रिक्स का जो कॉलम संख्या है वह दूसरे मैट्रिक्स के रो संख्या के बराबर नहीं है, और इसलिए a इंटू बी तो परिभाषित हो जाएगा पर b इंटू ए परिभाषित नहीं हो पाएगा। नाउ ये बेसिक ऑफ मैट्रिक्स है, इसके आगे की चीजें अगले क्लास में होंगी, लेकिन डिटर्मिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज, सारणिक क्या है और उसकी कुछ जो गुण हैं उनकी चर्चा यहां पर हम लोग कर लेंगे, ताकि व्यूह और सारणिक के विषय में आरंभिक जानकारियां हमारे पास हो जाए। सारणिक एक किसी भी सारणिक का एक निश्चित गणितीय मान होता है। अ डिटर्मिनेंट हैज अ डेफिनिट न्यूमेरिकल वैल्यू। सारणिक का ढांचा हमेशा वर्गाकार होता है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज स्क्वायरिश, अर्थात यदि कोई सारणिक है तो निश्चय रूप से उसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होगी। In a determinant, number of rows are always equal to the number of columns. So, a determinant A is equal to, सारणिक को दिखाने के लिए सीधी लकीरों का प्रयोग करते हैं। से A11, A12, A13, A21, A22, A23, 31, A32, A33, ये 3 क्रॉस 3 का एक सारणिक है, यानी 3 स्तंभों और 3 पंक्तियों वाला एक सारणिक है। और इसलिए अ डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज A इज इक्वल टू Aij, I इज इक्वल टू 1, 2, n, J इज इक्वल टू 1, 2, n। Aij ith पंक्ति और jth कॉलम का प्रतीक है, के एलिमेंट का प्रतीक है, यानी Aij is representing the element falling into the ith row and jth column. Now, सारणिक की कुछ प्रॉपर्टीज। आज हम सारणिक का मान निकालने की विधि पर चर्चा नहीं करेंगे। आप सभी अब 11वीं 12वीं कक्षा में पढ़कर आए होंगे 11th 12th में, और बाद में कभी इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी सारणिक के गुणों की चर्चा करेंगे जो आप पहले से पढ़कर आए हुए हैं, फिर भी एक बार
जस्ट टू रिमाइंड यू, एक बार उसकी पुनर्स्मृति हो जाए आपको, पुनर्स्मृति, उस नाते से उसकी चर्चा करेंगे। तो किसी भी सारणिक के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज है। यदि किसी सारणिक की एक पंक्ति को दूसरी पंक्ति से या एक स्तंभ को दूसरे स्तंभ से आपस में परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। इफ आर आई is interchanged with RJ, sorry, or CI is interchanged with CJ, then determinant A changes into minus A। उदाहरण ले लेते हैं। A B C D E F G H K अगर एक सारणिक है और ये सारणिक A इक्वल्स अगर ए बी सी डी ई एफ जी एच के है तो डी ई एफ ए बी सी जी एच के ये बराबर माइनस ए होगा। दूसरी प्रॉपर्टी, यदि किसी सारणिक की दो पंक्तियां, 2 रोज या 2 स्तंभ, 2 कॉलम्स आपस में बराबर है, आइडेंटिकल है, यानी 2 पंक्तियां बिल्कुल एक जैसी हैं या 2 स्तंभ बिल्कुल एक जैसे हैं तो सारणिक का मान 0 होता है। उदाहरण, if determinant A is equal to A, B, C, A, B, C, D, E, F equals 0, या if A is equal to P Q R S T U, तो इसमें 2 स्तंभ आइडेंटिकल हैं, इसका मान 0 होगा। अब देखिए ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो डिटर्मिनेंट बनाए जाते हैं जिसका हमने सारणिक में उल्लेख किया था कि अगर 3 अचर हैं तो 3 समीकरण चाहिए, एक्स वाई जेड 3 अचरों के 3 समीकरण होंगे तो तीनों समीकरणों में एक्स वाई जेड के जो गुणांक हैं उनको लेकर एक अगर हम सारणिक बनाते हैं, यानी इफ वी हैव 3 वेरिएबल्स वी रिक्वायर 3 इक्वेशंस टू सॉल्व। If we take all the 3 equations in 3 variables together, then we get 3 coefficients, one each for x
इन ईच इक्वेशन। तीनों समीकरणों में x जो है उसके जो गुणांक हैं, ऐसे 3 गुणांक, ऐसे ही y के तीनों समीकरणों के गुणांक कोएफिशिएंट्स, z के गुणांक कोएफिशिएंट, तो 3 गुणे 3 का एक सारणिक मैट्रिक्स मिलता है। उस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट हम बनाते हैं तो उसका एक मान निकलता है। लेकिन अगर 3 समीकरणों में से 2 समीकरण बिल्कुल एक जैसे हो जाएं तो वास्तव में 3 समीकरण 2 समीकरणों में बदल जाते हैं, और 2 समीकरणों से 3 वेरिएबल्स का, 3 चर का मान निकालना संभव नहीं होता। तो उसी को ये रिफ्लेक्ट करता है कि अगर 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ एक जैसे हो जाएं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी और कांस्टेंट टू अ डिटर्मिनेंट। एक सारणिक में डिटर्मिनेंट में किसी अचर से गुणा करने पर, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर सारणिक का वैल्यू कांस्टेंट टाइम्स अचर गुना बदल जाती है, और जब हम अचर से गुणा करते हैं तो किसी एक पंक्ति के सभी एलिमेंट या एक स्तंभ के सभी एलिमेंट में वो गुणा किया जाता है। जैसे इफ वी हैव a इक्वल्स A B C D E F G H K, तो 5 into A इज इक्वल टू या तो 5A 5B 5C D E F G H K, और यही हो सकता है 5A 5D 5G B C E F H K। आव्यूह में जब अचर का गुणा करते हैं तो सभी एलिमेंट में करना पड़ता है, लेकिन जब डिटर्मिनेंट में करते हैं तो उसके किसी एक पंक्ति या किसी एक कॉलम के सभी एलिमेंट में गुणा करना होता है। अब किसी डिटर्मिनेंट की एक पंक्ति में से दूसरी पंक्ति के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को घटा दें या जोड़ दें, डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ता। अर्थात R1 प्लस KR2 अगर हम कर दें, किसी डिटर्मिनेंट में मान लीजिए कि 3 पंक्तियां हैं डिटर्मिनेंट में R1 R2 R3, तो हम R1 प्लस KR2 कर दें और फिर R2 को वैसे ही लिख दें, R3 को वैसे ही लिख दें, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। इसको आप इस तरह देख सकते हैं कि दिस A B C D E F G H K, ये जो डिटर्मिनेंट है यही बराबर होगा A प्लस D, B प्लस E, C प्लस F, D E F G H K, और यही जो है ये बराबर होगा, यानी A इज इक्वल टू A प्लस
से 7D B प्लस 7E C प्लस 7F D E F G H K। और केवल जोड़ने से ही फर्क नहीं होता, मतलब जोड़ने पर फर्क नहीं पड़ता ऐसा नहीं है। ये जोड़ना या घटाना कुछ भी हो, यही बराबर इसके भी हो सकता है कि A B C D E F G माइनस 3D H माइनस 3E K माइनस 3F। अर्थात किसी एक पंक्ति के एलिमेंट्स में करेस्पॉन्डिंग दूसरी पंक्ति के एलिमेंट्स को या उनके मल्टीपल को जोड़ा जाए या घटाया जाए, डिटर्मिनेंट पर कोई असर नहीं पड़ता है। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।